Welcome to NPS online class. Today we will discuss about हिंदी ग्रामर चैप्टर 5। तो ये हिंदी ग्रामर सब्जेक्ट का पार्ट 5 आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसका पार्ट 5 का नाम है समास। तो इसके मेन टॉपिक है समास, जो चैप्टर है हमारा। पहले हम लोग समास की परिभाषा पढ़ेंगे, समास के भेद पढ़ेंगे एंड द लास्ट उन भेदों की परिभाषा और उदाहरण जानेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा मेन टॉपिक था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, समास की परिभाषा। समास क्या होता है, परिभाषा के द्वारा हम लोग जानेंगे। जिस प्रकार उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाए जाते हैं या फिर नए शब्द का निर्माण किया जाता है, ठीक उसी प्रकार दो या दो से अधिक शब्दों के मेल की विधि को हम लोग समास कहते हैं, या फिर यही वर्ड ले लीजिए। उसी प्रकार दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से भी नए शब्द बनाए जाते हैं, उसी शब्द निर्माण की विधि को हम लोग समास कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी समास की परिभाषा। अब उदाहरण देखते हैं समास का। जैसे यहाँ पे मैंने दो उदाहरण लिए हैं। एक पहला मैं बताती हूँ, माता और पिता। माता और पिता का मैंने उदाहरण लिया है, ये विग्रह हो गया है, और ये मैंने शब्द लिया है दो, माता धन पिता, जिसको हम लोग मिला कर लिखते हैं माता पिता लिखते हैं, और इसका विग्रह क्या हो जाएगा, समास विग्रह क्या हो जाएगा, माता और पिता हो जाएगा। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, मैंने एक शब्द लिया हुआ है। शब्दों का पहले संधि विच्छेद किया है मैंने, फिर उसे जोड़ कर लिखा है, मिला कर लिखा है, फिर उसमें कन्वर्ट कर दिया है मैंने समास विग्रह में। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग शब्द लिया है संधि विच्छेद करके। दूसरा है हमारा घोड़ा सवार। दूसरा उदाहरण देखिए, लिखा हुआ है घोड़ा सवार। अगर इसका मेल करके लिखते हैं तो क्या होता है, घुड़सवार हो जाता है। अगर इसका हम लोग समास विग्रह करते हैं तो क्या हो जाता है, घोड़े पर सवार। क्लियर। अब इसी तरह नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हमारा टॉपिक है समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्विगु समास, चौथा है द्वंद्व समास, पांचवा है कर्मधारय समास, और छठवां लास्ट है बहुविग्रीह समास। ओके, ये यहाँ पे वहाँ लिखा है बहुविग्रीह समास। तो पहला की जैसे हम लोग देखेंगे अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास शुरू करने से पहले, इसकी परिभाषा बताने से पहले हम आपको एक बताते हैं। देखिए, समास फाइंड आउट करने में, पहचानने में हमें दो बातों का पता होना चाहिए। एक तो पहला समस्त पद, और दूसरा समास विग्रह। समास को हम लोग इन्हीं दो चीज़ों से जान सकते हैं। पहला क्या है, समस्त पद है, और दूसरा क्या है, समास विग्रह। अब देखिए समस्त पद क्या होता है, समास से बनने वाले पद को हम लोग क्या कहते हैं, समस्त पद कहते हैं। फिर से देख लीजिए, समास से बने पदों को हम लोग समस्त पद कहते हैं। याद रखिएगा ये बात, ये आपके चैप्टर में नहीं है, मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ। और नेक्स्ट देखिए, ये समास विग्रह क्या है, ये 2 पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, समास को फाइंड आउट करते हैं, पहचानते हैं कि ये समास कौन सा समास है। ये 6 मैंने समास दिए ना, तो इसी के अंदर ये समस्त पद आएगा और समास विग्रह आएगा। ये दोनों की वजह से हम लोग पहचान सकते हैं कि ये कौन सा अव्ययी भाव समास है, कि तत्पुरुष समास है, कि कर्मधारय है, कि बहुविग्रही समास है। ठीक है, तो हम लोग ये देखिए, मैंने समस्त पद बता दिया था आपको 2 बार, और ये लास्ट है हमारा समास विग्रह। समास विग्रह क्या होता है, समस्त पदों को अगर हम लोग अलग अलग करके लिखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है,
अलग अलग करके लिखा था, बीच में धन लगा दिया था ना, तो यही है। या फिर इसे भी कह सकते हैं, हम लोगों ने क्या किया है, अलग अलग किया है। घोड़े, घुड़सवार था, घोड़े, यहाँ पे देखिए घुड़सवार था, हमने मिला के लिखा था, तो घोड़े पर सवार, ये भी विग्रह हुआ और ये हुआ संधि विच्छेद हुआ। ओके, ये क्या हुआ है, शब्दों का मेल किया गया है, मिलाकर लिखा गया है, ये इसका संधि विच्छेद हो गया है, शब्द का, दो शब्द का संधि विच्छेद हो गया है, और ये दोनों शब्दों को मिला दिया गया है, और इसे क्या कहेंगे, समास विग्रह कहेंगे। अब देखिए समास विग्रह होता क्या है, इसकी परिभाषा देख लीजिए। समास विग्रह वो होता है समस्त पद के अंगों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को हम लोग समास विग्रह कहते हैं। और समस्त पद मैंने बताया है, समास से बनने वाले वो पद, उन्हें हम लोग समस्त पद कहते हैं। फिर से देख लीजिए समास विग्रह की डिफिनेशन, परिभाषा। समस्त पद के अंगों को अलग करने की प्रक्रिया को हम लोग समास विग्रह कहते हैं। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग आगे अपना टॉपिक बढ़ाएंगे। जैसे कि हमारा समास हम लोगों ने 6 देखा कि 6 समास होते हैं। पहला समास हम लोग देखेंगे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की पहले परिभाषा जानेंगे, देन उदाहरण जानेंगे। तो देखिए, जिस समस्त पद का पहला पद प्रधान और अव्यय हो तथा उस समस्त पद की क्रिया विशेषण का कार्य करे, वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। इट मीन्स वो समस्त पद का पहला जो पद हो प्रधान हो या फिर अव्यय हो, और फिर वो पूरा जो समस्त पद है क्रिया विशेषण का कार्य करे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास कहते हैं उसे। अब जैसे उदाहरण देखते हैं, यहाँ पे जैसे लिखा उदाहरण में देखते हैं। यहाँ इस पेज में एक ही उदाहरण, 2 ही उदाहरण मैं ले पाई हूँ। नेक्स्ट पेज में इसका अव्ययी भाव समास का और भी उदाहरण है। तो पहले हम लोग देखेंगे समस्त पद, मैंने बताया था इसमें आ जाएगा यथाशक्ति, इसका विग्रह करेंगे। समास विग्रह क्या होगा, शक्ति के अनुसार। ओके, फिर नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे इसका उदाहरण है समस्त पद में प्रत्येक, इसका विग्रह हो जाएगा प्रति एक। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे इसका और उदाहरण। देखिए हमारा ये थर्ड उदाहरण है आजन्म और आमरण। आजन्म का विग्रह होगा जन्म से लेकर, अमरण का होगा मरण तक। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे हमारा 4 एग्जाम्पल हो गया। 5th एग्जाम्पल है प्रतिवर्ष। प्रतिवर्ष का विग्रह क्या हो जाएगा, विग्रह देखिए अर्थ के अनुसार निकाला जाता है। विग्रह हम लोग करते तो ज़रूर है, उसे अलग अलग करके लिखते हैं। विग्रह का मतलब ये होता है कि उसका कुछ अर्थ निकले, अर्थ का अनर्थ ना हो जाए। संधि विच्छेद में अर्थ का अनर्थ हो जाता है कभी कभी किसी वर्ड में, लेकिन यहाँ पे उस विग्रह का कुछ अर्थ निकले। यहाँ पे हम प्रतिधन वर्ष नहीं लिख सकते थे, जैसे हम लोगों ने प्रत्येक में लिखा था प्रति एक, तो यहाँ पे हम लोग प्रति वर्ष भी लिख सकते हैं। या फिर प्रति का अर्थ क्या होता है, हर। प्रति को हम लोग हर भी कहते हैं, हर वर्ष। क्लियर है ये टॉपिक। फिर नेक्स्ट देखिए आजीवन। आजीवन का हो जाएगा समास विग्रह जीवन भर। ठीक है, तो हमारा ये किसका एग्जाम्पल था, अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल था, जिसमें हम लोगों ने 6 एग्जाम्पल पढ़े। ओके, आई थिंक यू क्लियर। अव्ययी भाव समास से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूज़न होगी इससे क्लियर हो जाएगी इतने उदाहरण में। नेक्स्ट देखिए हमारा टॉपिक है तत्पुरुष समास। तो देखिए तत्पुरुष समास की पहले डिफिनेशन, देन उदाहरण। देखिए, जिस समस्त पद में उत्तर पद कह लीजिए या फिर दूसरा पद। अब जैसे इसमें उत्तर पद क्या है, ये दूसरा पद है और ये पूर्व पद है ना। समास या फिर समस्त पद में ले लीजिए तो ये क्या है, ये तो विग्रह हो गया है, इसमें भी पद ले कह सकते हैं। लेकिन इसमें क्या हो गया, आ जो है तो ये पूर्व पद हो गया है,
और जन्म जो है वो क्या हो जाएगा, उत्तर पद हो जाएगा। क्लियर है ये टॉपिक। फिर देखिए नेक्स्ट हम इस पे आते हैं, तत्पुरुष समास की परिभाषा। जिस समास पद में उत्तर पद मतलब दूसरा पद प्रधान हो वहाँ तत्पुरुष समास होता है। जिसकी रचना में कारक चिन्ह का लिपि हो जाता है, जिसकी रचना में कारक जो होता है कारक चिन्ह का लिपि हो जाता है। उदाहरण में जैसे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे मैंने उदाहरण लिए हैं, 8 उदाहरण लिए हैं यहाँ पे। पहला है सत्याग्रह। सत्याग्रह का समास विग्रह क्या हो जाएगा, सत्य के लिए आग्रह। राजकुमार का हो जाएगा राजा का कुमार। प्रयोगशाला का हो जाएगा प्रयोग के लिए शाला। लोकप्रिय का हो जाएगा लोक में प्रिय, लोक में प्रिय। समझ पद में देखिए अब नेक्स्ट उदाहरण, गौशाला, गौ के लिए शाला। ये बहुत इजी है, अगर आप लोग समझते हैं तो ये बहुत ही इजी दिखेगा आपको। पूजा घर, पूजा के लिए घर। देश प्रेमी, देश प्रेम या फिर देश प्रेमी भी आप लोग, देश के लिए प्रेम। वनवास, वन में वास। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग थर्ड देखते हैं समास, द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है, ये भी बहुत इजी है, संख्यावाचक विशेषण से रिलेटेड है। तो देखिए यहाँ पे, जिस समास पद का पहला पद संख्यावाची विशेषण हो तो वहाँ पे द्विगु समास होता है या फिर उसे द्विगु समास कहा जाता है। उदाहरण जैसे में देखिए, मैंने 6 एग्जाम्पल लिए हैं इसमें। पहला है तिरंगा, 3 रंगों का समाहार। चौराहा, 4 राहों का समाहार। पंचवटी, पंचवटी का क्या हो जाएगा, पंचवटियों का समूह। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 9 ग्रह लिखा हुआ है तो 9 ग्रहों का समूह। त्रिभुज है तो त्रिभुज का समास विग्रह क्या हो जाएगा, 3 भुजाओं के का समूह। ठीक है, अब देखिए पंचतंत्र, पंचतंत्र का क्या हो जाएगा, 5 तंत्रों का समाहार। क्लियर है। ये सारे समासों में से ये द्विगु समास बहुत ज़्यादा इजी रहता है, इससे जल्दी हम लोग पहचान जाते हैं। क्यों पहचान जाते हैं, जो इसका पहला पद या फिर पूर्व पद कह लीजिए वो हमेशा संख्यावाचक ही रहेगा। मतलब संख्यावाचक का कहने का मतलब है जो उसका पूर्व पद मतलब पहला पद क्या हो जाएगा, नंबर, रिलेटेड टू नंबर में आएगा। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए तिरंगा, ती मतलब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चौराहा, चौराहा में 4, ठीक है, 4 राहों का समूह या फिर 4 राहों का समाहार या फिर 4 राहों का समूह, ये भी कह सकते हैं। पंचवटी, पंच में 5 आ रहा है। 9 ग्रह, 9 ग्रह में 9 आ रहा है। और त्रिभुज, त्रिभुज में क्या आ रहा है हमारा, 3 से क्या रिलेटेड है, 3। और यहाँ पे देखिए पंचतंत्र या फिर पंचवटी, ये दोनों में 5 आ रहा था। तो ये सभी जो पहला पूर्व पद है तो वो संख्यावाचक विशेषण में आ जाते हैं। तो ये बहुत ही ईजी है पहचानना द्विगु समास को। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, हमारा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं, पहले उसकी परिभाषा जानेंगे फिर देन उसकी उदाहरण जानेंगे। पहले देखिए इसकी परिभाषा, जिस समास पद के दोनों पद प्रधान हो वहाँ द्विगु समास होता है, सॉरी द्वंद्व समास होता है। तो पहले देखिए फिर से हम इसकी डेफिनेशन इसकी परिभाषा बता देते हैं। जिस समास पद के दोनों पद प्रधान मतलब सामान्य हो वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। क्लियर, इसकी परिभाषा। अब देखिए उदाहरण क्या है इसका, यहाँ पे भी मैंने 6 उदाहरण लिए हैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि 1-2 उदाहरण से आपको ऐसे क्लियर नहीं होता है वो समास, इसलिए मैंने ढेर सारे उदाहरण इसमें यूज़ किए हैं। तो पहला जैसे कि समस्त पद में है भाई बहन, ये देखिए यहाँ पे भाई बहन, तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, भाई और बहन। दूसरा है हमारा रात दिन, रात और दिन, इसका हो जाएगा समास विग्रह। फिर तीसरा है हमारा सुख दुख,
इसका हो जाएगा सुख और दुख। फिर यहाँ समस्त पद है और यहाँ पे समास विग्रह है। तो हमारा ये चौथा एग्जाम्पल है जिसमें है सुबह शाम, तो सुबह और शाम। अब देखिए यहाँ पे हमारा पांचवा उदाहरण, दो चार, दो या चार। ओके, अब देखिए यहाँ पे लास्ट एग्जाम्पल है भला बुरा, तो भला या बुरा, या फिर दो और चार भी कह सकते हैं, दो या चार भी कह सकते हैं आप लोग। भला और बुरा भी कह सकते हैं, भला या बुरा भी कह सकते हैं, बोथ आर सेम। या लगाओ चाहे, या फिर आप और लगाओ, डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे दोनों पद प्रधान हैं, जैसे भाई है वैसे बहन भी है, दोनों समान है ना। समान कैसे हैं? दोनों इंसान ही हैं, दोनों व्यक्ति हैं, और दोनों की गणना एक ही जनगणना में लिखी जाएगी। तो भाई और बहन दोनों पद प्रधान है, पहला पद भी और दूसरा पद भी प्रधान है। यहाँ पे देखिए जैसे रात है वैसे दिन भी है। ओके, तो वैसे ही दिन और रात हो गया है। तो ये क्लियर आउट हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट में जाते हैं। फिफ्थ हमारा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले परिभाषा देखेंगे इसकी। जहाँ समस्त पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष अथवा अपमान अपमेय का संबंध होता है, वहाँ कर्मधारय समास होता है। फिर से देखिए इसकी परिभाषा, जिस समस्त पद में दोनों पदों में विशेषण विशेष अथवा अपमान अपमेय का संबंध होता है, वहाँ कर्मधारय समास होता है। ठीक है, ये डिफिनेशन कभी कभी हम अपने तरीके से बता देते हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये कॉपी में कुछ और लिखा है, मैम कुछ और बोल रही हैं। क्लियर? तो ये देखिए, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए मैं ये कहती हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने दो उदाहरण लिए हैं, पहला है विशेषण और विशेष का है, और दूसरा यहाँ पे देखिए लास्ट आप देख रहे हो सेकंड में अपमान का है और अपमेय का है। ठीक है, अपमान और अपमेय का उदाहरण है। तो पहला हम लोग देखेंगे विशेषण और विशेष में देखेंगे। इसमें समस्त पद और समास विग्रह, जैसे कि हमारा है नीलकमल, प्रधान अध्यापक, मुख्यमंत्री, तो ये सारे हमारे क्या है, समस्त पद में आते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा समास विग्रह, नीलकमल का नीला कमल। ठीक है, नीला कमल हो जाएगा। प्रधान अध्यापक का हो जाएगा प्रधान अध्यापक, प्रधान अध्यापक का हो जाएगा प्रधान अध्यापक। अब यहाँ पे देखिए मुख्यमंत्री, इसका हो जाएगा मुख्यमंत्री। ओके, नेक्स्ट देखिए, कोई डिफरेंस ये बिटवीन नहीं है इसमें, बस इसको अलग अलग करके लिख दिया गया है। जैसे इसे कहते हैं, इन सबको कहते हैं समास विग्रह। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, जैसे यहाँ पे है समस्त पद में महाराजा, महान राजा। ओके, तो यहाँ पे देखिए महात्मा, महात्मा का क्या हो जाएगा, महान आत्मा। नील गगन का हो जाएगा नीला गगन। ओके, तो यहाँ पे विशेषण और विशेष का प्रयोग किया गया था दोनों पदों में। अब देखिए यहाँ पे हमारा सेकेंड उदाहरण है अपमान और अपमेय। अपमेय में देखेंगे, अपमान और अपमेय में देखेंगे हम लोग उदाहरण। यहाँ पे मैंने 5 उदाहरण लिए हैं आपको समझाने के लिए। तो जैसे कि हमारा ये पहला है समस्त पद में उदाहरण चंद्रमुख, तो इसका क्या हो जाएगा समास विग्रह, चंद्रमा के समान मुख। जिसका मुख चंद्रमा के समान हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, चंद्रमुख कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए चरण कमल, चरण कमल किसे कहते हैं, कमल के समान जिसका चरण हो उसे चरण कमल कहते हैं। ओके, तो फिर ये देखिए यहाँ पे कनक लता, कनक लता हम लोग किसे कहते हैं, कनक के समान लताएं या फिर लता।
कनक मतलब क्या होता है? कनक मतलब सोना होता है। सोने के समान जो लताएं होती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? कनक लता या फिर कनक लताएं। ऐसे हम लोग सब समस्त पद का यूज़ करते हैं। ओके, अब देखें यहाँ पे दूसरा हमारा एग्जाम्पल है, जैसे कि तीसरा। यहाँ पे देखिए दूसरे पार्ट में हमारा ये चौथा एग्जाम्पल है, जैसे हो गया है नरसिंह। नरसिंह का क्या होगा? नरों में सिंह के समान। उसे हम लोग क्या कहेंगे? नरों में सिंह के समान जो प्रतीत होता हो, दिखाई देता हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? नरसिंह कहेंगे। ओके। क्रोधाग्नि, तो क्रोधाग्नि का क्या हो जाएगा? क्रोध रूपी अग्नि। क्लियर? अब देखिए हम लोग अपना लास्ट समास देखेंगे। लास्ट समास है हमारा बहुविग्रीय समास। बहुविग्रीय समास ये हमारा लास्ट समास है। इसकी पहले परिभाषा देखेंगे, देन डेफिनेशन देखेंगे हम लोग। तो इसकी बहुविग्रीय समास की परिभाषा है, जहाँ समस्त पद किसी अन्य अर्थ का द्वातक हो, वहाँ बहुविग्रीय समास होता है। तो देखिए यहाँ पे द्वातक का मतलब ये अर्थ निकलता है कि हम लोग बात किसी और चीज़ की कर रहे हैं, लेकिन उसका अर्थ कुछ और निकले, वो अर्थात कुछ और निकले, उस पर्सन का अर्थात कुछ और निकले। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए फिर से हम परिभाषा को रिमाइंड करते हैं, फिर से एक्सप्लेन करते हैं। देखिए बहुविग्रीय समास जो है, इसकी परिभाषा हम लोग फिर से देखते हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी आता है, ये जो समास रहता है डिफ्रेंशिएट करने में बहुत प्रॉब्लम भी होती है, इसलिए इसे ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, और ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। जो समस्त पद या फिर जहाँ समस्त पद में किसी अन्य अर्थ, मतलब बोला किसी और चीज़ के बारे में जा रहा है, लेकिन वो अर्थात होता कुछ और है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुविग्रीय समास कहते हैं। जैसे कि पहला हम लोग एग्जाम्पल ये देखें, यहाँ पे मैंने कई एग्जाम्पल लिए हैं आपको समझाने के लिए कि कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो एक्सरसाइज करने में, और आप इसे खुद भी पहचान सको। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि पहला एग्जाम्पल है पीताम्बर। पीताम्बर क्या होता है? अंबर क्या होता है? वस्त्र होता है। तो यहाँ पे देखिए पीताम्बर का मैंने संधि, इसका क्या हो जाएगा? विग्रह क्या हो जाएगा? पीताम्बर अर्थात वस्त्र जिसे कहते हैं। ब्रैकेट में मैंने इसका अर्थ भी लिख दिया है। पीताम्बर है जिसके, अर्थात कृष्ण। ओके, अर्थात श्री कृष्ण। यहाँ पे श्री कृष्ण लिख दीजिए, श्री कृष्ण। अब ठीक है, यहाँ पे भी श्री कृष्ण लिख देते हैं, ये ठीक नहीं लग रहा था ऐसे। ओके, फिर जैसे देखिए हमारा दूसरा एग्जाम्पल है लंबोदर। तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? लंबा उदर है जिसका, अर्थात गणेश जी। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है? लंबोदर क्या हो जाएगा? लंबा उदर है जिसका, अर्थात गणेश जी। ओके, फिर देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है दशानंद। दशानंद सभी को पता है रावण को कहा जाता है जिसके 10 मुख हों, आनंद हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए इसका क्या हो जाएगा समास विग्रह? 10 आनंद। आनंद का क्या अर्थ होता है? मुख होता है। आनंद का अर्थ मुख होता है, इसे मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, आप लोग भी ब्रैकेट में लिख के इसका अर्थ डिनोट करेंगे। ओके, देखिए 10 आनंद है जिसके, अर्थात रावण। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र का क्या हो जाएगा? 3 नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव जी। ओके, फिर नेक्स्ट देखिए नीलकंठ। नीलकंठ किसे कहते हैं? नीलाकंठ है जिसका, अर्थात शिव जी। ओके, फिर देखिए ये हमारा है गजानन। गजानन देखिए, गज है अनन जिसका, अर्थात गणेश। यहाँ पे गणेश जी।
ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा लास्ट अब है उदाहरण गिरिधर। गिरिधर का क्या हो जाएगा? गिरि के आधार, गिरि के धारण करने वाला, अर्थात यहाँ पे फिर से देखते हैं, यहाँ पे गिरिधर का क्या हो जाएगा? गिरि को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश की गई है कि आप लोग कन्फ्यूज़न क्रिएट मत करिएगा सारे समास को पढ़ने से रिलेटेड। आप सभी समासों की परिभाषा के द्वारा, उनके उदाहरण के द्वारा आप समझ सकें कि ये समास किस समास में आता है। ये जो समस्त पद हैं या फिर समास विग्रह हैं, ये किस समास के हैं? बहुविग्रही समास के हैं कि तत्पुरुष समास के, द्वंद्व समास के, कि द्विगु समास के हैं, तत्पुरुष समास के, आपको पहचानना होगा। इसी तरीके से एक्सरसाइज आती है और डेफिनेशन आते हैं आपकी बुक की एक्सरसाइज कह लो या फिर एग्ज़ाम के कोर्सेज में कह लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू लाइक वेल। कीप लर्निंग स्टूडेंट। थैंक यू।